हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, जो कि MMPC 002 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंट्रोडक्शन से। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बी डिफाइंड एज स्ट्रेटजी फॉर एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड रिटेंशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या काम करता है? एक्विजिशन का, यूटिलाइजेशन का, डेवलपमेंट का, रिटेंशन का, किसका? ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड right human resource for the right work and optimize utilization of the existing human resources। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सही बंदा सही जगह पे काम करे और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है हम उसको ऑप्टिमम ऑप्टिमम मतलब बेस्ट तरीके से यूज कर सके, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। HRP एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ अ बिजनेस। जब हम प्लानिंग करते हैं, जो हमारा मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो उसमें जो पहला हमारा प्लानिंग प्रोसेस होता है उसका पार्ट ही रहता है हमारा क्या? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक, प्लानिंग का मतलब आपको सिर्फ गोल्स ही नहीं बनाने होते, वहां पे उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको नए लोग भी हायर करने पड़ेंगे, नए प्रोजेक्ट्स लेने हैं। तो HR प्लानिंग भी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? असेसिंग मैन पावर नीड्स फॉर फ्यूचर एंड मेकिंग प्लान्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। कि हमारी फ्यूचर की जो नीड्स हैं ह्यूमन रिसोर्स की, उनको एसेस करना और फिर उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस कैरी ऑन करना। बहुत सिंपल है। आगे सेकंड पे चलते हैं। असेसिंग स्किल रिक्वायरमेंट्स इन द फ्यूचर ऑफ द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये चेक करना कि हमारे फ्यूचर में किन किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कि आज के टाइम पे AI बहुत चल रहा है, ठीक, या फिर आप बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट टाइम टू टाइम होता रहता है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आगे इन फ्यूचर किन किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो उनको उस हिसाब से रिक्रूटमेंट करना होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारे करंट एम्प्लॉय हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, उनको भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना, ताकि वो लोग भी अपने करियर में ग्रो कर सकें और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल रहता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा एंटिसिपेटिंग सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेंशंस एंड डिसमिसल्स। ठीक है, आप लोगों ने कुछ कई बार सुना भी होगा कि कुछ लोग कंपनी में काम ही नहीं करते, फ्री की तनख्वाह लेते हैं। तो ये चीज भी HR का ही काम होता है, ये देखना कि कौन, कहाँ पे सरप्लस है, स्टाफ ह्यूमन रिसोर्स का कहाँ पे सरप्लस है और कहाँ पे शॉर्टेज है। तो उसके हिसाब से चीजों को मैनेज करके चलना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करके चलना, ताकि अननेसेसरी रिटेंशन ना हो, कंपनी डिटेंशन से डिसमिसल ना हो कंपनी के। ठीक है, अगला है कंट्रोलिंग वेज एंड सैलरी कॉस्ट। कॉस्ट कटिंग करना, कि कुछ लोग होते हैं जो डिजर्व नहीं करते लेकिन ज्यादा सैलरी मिलती है उनको, तो वो भी कंट्रोल करके चलना चाहिए, क्योंकि सबको ज्यादा सैलरी नहीं देनी होती है। जो जितना डिजर्व करता है उसके हिसाब से ही सैलरी देनी होती है। ये एक बोल सकते हैं कि HR का बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज को सैलरी अच्छी नहीं दोगे तो वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, और 6 महीने 1 साल आपके यहाँ सीखेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे। अब उसके बाद भी आप उनकी सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो वो लोग स्विच कर जाते हैं हाइक के लिए। तो HR को एक ऑप्टिमम सैलरी देनी होती है, एक बोल सकते हो उस लेवल पे सैलरी देनी होती है कि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहे, छोड़ के ना जाए, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहे, ऑर्गेनाइजेशन को महंगी ना पड़े। उनको दोनों का देखना होता है HR को। ठीक है, अगला छठा पॉइंट है हमारा एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, कि ह्यूमन रिसोर्स का आपको बेस्ट तरीके से यूज करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो HR प्लानिंग वो है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आपको ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है तो उनको आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी करना है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगला है हमारा हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू कोप विद द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, आपको उसके हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देना है,
और नए एम्प्लॉयज भी हायर करने हैं उसके हिसाब से। जैसे कि आपने सुना ही होगा 2-3 महीने पहले गूगल ने एआई रिलेटेड इतने महंगे हायरिंग की है, तो वो लोग भी क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर रहे हैं, नई स्किल्स हायर कर रहे हैं। ठीक है। 8वां पॉइंट है एंश्योर करियर प्लानिंग ऑफ एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक सक्सेशन प्रोग्राम्स। आपको सिर्फ कंपनी का ही नहीं देखना है कि कंपनी ग्रो करे, कंपनी प्रॉफिटेबल हो, आपको एम्प्लॉयज के करियर पर भी ध्यान देना है। और लास्ट पॉइंट है एचआर प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव एंश्योरिंग हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। अब वो आप उनको मोटिवेट करके देते हो या लीडरशिप से, या मतलब लीडर मैनेजर्स के हाथ में भी होता है लीडरशिप, सब एचआर के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, बेटर लीडरशिप हो गया, या आप मोटिवेशन के साथ, गुड कम्युनिकेशन से, ठीक, या अच्छी कंपनसेशन देके, किसी भी तरीके से आपको मेक श्योर करना है कि आपके लेबर से, आपके स्टाफ से, आपके एम्प्लॉयज से हायर लेवल की प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। तो ये भी एक एचआर प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। पहला क्या है, क्रिएट अ रिजर्वेयर ऑफ टैलेंट। आपकी कंपनी में टैलेंट्स होने चाहिए, वही आपकी कंपनी को आगे लेके जाएंगे। सिर्फ आपकी मशीनरी या टेक्नोलॉजी ही आपकी कंपनी को आगे लेके जाती है, आपके ह्यूमन रिसोर्स उसको कैसे यूज करते हैं आपकी कंपनी के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो आपका टैलेंट, मतलब जो आपका टैलेंट, मतलब कंपनी में जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका टैलेंट भी आपकी कंपनी को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, आप भले ही महंगी से महंगी मशीनें ले आओ, महंगी से महंगी टेक्नोलॉजी यूज कर लो, ठीक, आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजीज लगा लो, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज ही टैलेंटेड नहीं होंगे तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, अगला बेनिफिट है एचआर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, एचआर प्लानिंग का प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर एचआर नीड्स। कि आने वाले टाइम में क्या नीड्स आने वाली, जैसे मैंने आपको गूगल का एग्जांपल दिया पिछली स्लाइड में, कि गूगल ने एआई रिलेटेड बहुत बड़े लेवल पे हायरिंग की है, और एआई तो अभी क्या है, स्टार्ट ही हुआ है, अभी इतने बड़े लेवल पे ग्रो भी नहीं किया, लेकिन अभी से वो लोग अपने 4 साल 5 साल के आगे का लेके चलते हैं प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग। ठीक, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को ये करना पड़ता है। प्रमोट एम्प्लॉय इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक, एम्प्लॉयज को भी सिस्टमैटिकली आपको टाइम टू टाइम उनको प्रमोशंस देनी होते हैं, प्रमोट करना होता है, उनको कंपेंसेशन में हाइक देना होता है, वरना जो मैंने बताया कि टर्नओवर रेशियो बढ़ जाता है कंपनी का, एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जाते हैं अगर टाइम पे उनको प्रमोट ना किया जाए या कंपेंसेशन उनका ना बढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड बेसिस फॉर एचआरडी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत एक बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेवलपमेंट तो तभी होगा ना जब प्लानिंग करोगे आप, जब ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग करोगे तभी तो उसको आगे जाकर डेवलप करोगे, तो उसके लिए बेस प्रोवाइड करता है एक तरीके से। ठीक है, हेल्प इन करियर एंड सक्सेशन प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है, जो एम्प्लॉइज है उनके भी करियर सक्सेशन की हेल्प प्लानिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नॉट इवन एम्प्लॉइज, नॉट ओनली एम्प्लॉइज, इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ठीक, वो दोनों का देख के चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल मतलब बड़े लेवल पे देखा जाता है। ठीक, पहला है हमारा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। मतलब इकोनॉमी में कई बार ऐसा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लेवल, बड़े लेवल पे बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको पता हो जिन जिन लोगों को 2008 में जो भी लेमन ब्रदर्स केस हुआ था अमेरिका में, उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था वर्ल्ड लेवल पे। ठीक, तो वो सब चीजें भी देख के चलनी होती है। ठीक, कई बार क्या होता है हमें, मतलब एम्प्लॉयज के बारे में सोच के चलना होता है। तो इकोनॉमी में कई बार सिचुएशन आती रहती है जहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट बहुत लेवल पे हाई रहता है, कई बार एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होता है। तो जो हमारा एचआर प्लानिंग होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसको सब सिचुएशन को टैकल करके चलना होता है। इकोनॉमी में कभी हाइप आता है, कभी रिसेशन आता है, तो हमको सब सिचुएशंस को मैनेज करके चलना होता है। ठीक है, अगला है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जैसे मैंने बताया कि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी कितने बड़े लेवल पे ग्रो करती है। आप सोचो, हम लोग गूगल इतने बड़े लेवल पे यूज करते हैं, और गूगल को बने हुए कितना टाइम हुआ है, 25 साल। अभी 2001 में ही, मतलब अभी नहीं, 2001 में ही गूगल बना था। ठीक है, 10 11 12 के बाद से चीजें थोड़ा हाइप में आई हैं। ठीक, लेकिन आज के टाइम पे देखो उसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आप देखो तो आप लोगों को अगर बाहर भी जाना होता है तो हम लोग गूगल मैप खोल लेते हैं, कुछ भी सर्च करना हो तो गूगल खोल लेते हैं। तो अब चीजें क्या और बड़े लेवल पे जा रही है। बड़े लेवल पे कैसे कि धीरे धीरे अब एआई आ रहा है मार्केट में। ठीक, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक एडवांसमेंट में,
लेकिन अब वही चीज चैलेंज बन जाता है ह्यूमन रिसोर्स एचआर के लिए कि आप आने वाली वैकेंसीज जो निकालोगे किस बेस पे निकालोगे, आने वाली हायरिंग किस बेस पे करोगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम कि कभी ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहा है, फिर आगे जाके वो चीजों को मॉडिफाई करके या मॉडर्नाइज करके नई प्रोडक्ट्स पे ध्यान देते हैं, तो उन चीजों पे भी ध्यान रख के हमें अपने एचआर की प्लानिंग करनी होती है। डेमोग्राफिक प्लानिंग भी एक बहुत बड़ा मैटर रहता है कि आपको किस मतलब अब तो इतना नहीं रहता कि मतलब आपको जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है और पैन इंडिया ग्रो कर रही है, तो साउथ से कितने एम्प्लॉय हायर करने हैं कि वहां पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी रहे, नॉर्थ से कितने लोग हायर करने हैं, नॉर्थ ईस्ट से कितने लोग हायर करने हैं, क्योंकि आपको मार्केटिंग के लिए वहां की बेसिक कल्चर पता होना चाहिए। ठीक, वहां पे किस तरह की चीजें हैं उनको जानोगे पहचानोगे तब भी वहां पे अपना प्रोडक्ट सेल करोगे, अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से मॉडिफाई करोगे, तो वो चीजें भी मैटर करती है कंपनी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, स्किल शॉर्टेज कि आपकी कंपनी के अंदर स्किल शॉर्टेज ना हो। ठीक, तो वो चीज एचआर को देख के चलना होता है कि आपको हर लेवल के बेस्ट इंप्लॉइज आपको अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखने होते हैं। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, कई बार गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है एचआर प्लानिंग को। ठीक, लेजिस्लेशन कंट्रोल, इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। ठीक, जैसे कई बार यूनियंस भी बोल सकते हैं, कई बार यूनियन जो होती है वो भी काफी टाइम पे बहुत बड़ा टर्नओवर रेशियो का रीजन बनते हैं। ठीक, सिस्टम कंसेप्ट, लीड टाइम। ठीक, लीड टाइम वही बोल सकते हो कि जब कई बार जब इकोनॉमी में बूम आता है, रिसेशन आता है, तो उन सब चीजों में भी आपको देख के चलना होता है। एचआर प्लानिंग क्या है कि आपको हर सिचुएशन में, चाहे आपकी कंपनी का अच्छा टाइम चल रहा है या इकोनॉमी का अच्छा टाइम चल रहा है, तब भी आपको एचआर उस हिसाब प्लानिंग सबसे करनी है। अगर वो रिसेशन चल रहा है या कंपनी अच्छी ग्रो नहीं कर रही है, ठीक, तब भी आपको चीजों को लेके, एम्प्लॉयज को लेके, सब चीजों को साथ लेके चलना होता है और आगे के लिए ऑप्टिमिस्टिक सोच रख के आगे बढ़ना होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कुछ कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी कई बार ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्पैक्ट करती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 33% वुमेन्स होनी चाहिए। खैर अभी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं आया है, अगर गवर्नमेंट ले आए तो इम्पैक्ट करेगी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि आपकी इकोनॉमी किस हिसाब से ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो करेगी उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट मार्केट में बिकेंगे, उस हिसाब से आपकी डिमांड ज्यादा होगी और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के हिसाब से होगी इन फ्यूचर। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके इकोनॉमी के अंदर। ठीक, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, एचआर की जो आने वाली वैकेंसीज होंगी या एचआर की जो आने वाली नीड्स होंगी वो उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होंगी। ठीक है, इंटरनेशनल फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो यूरोप यूनियन। वहां पे एक विद इन एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना कितना मतलब मोबिलिटी कितनी आसान है, वहां पे आप बहुत इजीली कंट्रीज एक कंट्री दूसरी कंट्री में जा सकते हो यूरोप में। ठीक, तो वहां पे इंटरनेशनल फैक्टर एक पॉजिटिव फैक्टर है कि आप फ्रांस में रह रहे हो लेकिन आप जर्मनी में जॉब कर सकते हो। ठीक, क्योंकि आपको बार बार वो वीजा लेना है, उन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये पॉजिटिव फैक्टर भी हो सकता है अगर यूरोप का एग्जांपल ले, लेकिन अगर ये दूसरी जगह देखो कि आपको यूएस जाना है, आपको कनाडा जाना है या आपको इंडिया से यूरोप जाना है, तो वो फिर एक डिफिकल्ट सिनेरियो हो जाता है। ठीक, अगला है हमारा इंटरनल फैक्टर्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रेटेजी है फ्यूचर को लेके, तो उस हिसाब से एचआर जो होता है अपनी प्लानिंग करता है और चीजों को लेके चलता है, डेवलपमेंट को लेके, हायरिंग्स को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके, सिलेक्शंस को लेके। एचआर पॉलिसीज क्या है कंपनी की, वो भी बहुत मैटर करता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप किस तरीके के हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जॉब एनालिसिस क्या है कि आप जो भी आप एक हर एनालिसिस करते हैं जॉब का, एम्प्लॉयज का, उसके बेसिस पे आप किस तरह के एम्प्लॉयज को रखना चाहते हैं और किन को आपको रिटेन करना है, किन को आपको ऑर्गेनाइजेशन निकालना है। ठीक है, टाइम हॉरिजॉन, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेड यूनियंस, तो ये सब क्या है जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि एचआर प्लानिंग को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग। इजी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। पहला है हमारा असेसिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। आपको पहले चेक करना है, आपको पहले देखना है कि आपको कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि आपके इन फ्यूचर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, या फिर आप कौन कौन से नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, तो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, तो कितने आपको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, तो उसके हिसाब से डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होगी, फिर आप वही जो अपना रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है वो प्रोसेस करते हो।
उसको बोलते हैं मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, आप बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट करोगे, फिर उसमें सिलेक्शंस करते हैं, फिर उसके बाद एक्शन प्लान, मतलब उनको हायर करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर? पहला, इनएक्यूरेसी। आप चाहे कितने भी फॉर्मूलाज लगा लो, आप चाहे कितनी भी थ्योरीज लगा लो, लेकिन आप कभी भी एक्यूरेट फिगर नहीं निकाल सकते कि आपको कितनी एचआर मतलब कितनी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। ठीक है, ये देखो थर्ड पॉइंट में हमारा अनसर्टेनिटीज ही है। ठीक है, अनसर्टेनिटी लाइफ में रहती है, जैसे कोविड आ गया, चलो कोविड तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, उसके अलावा नॉर्मल भी मानो, जैसे अब रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, उसकी वजह से इकोनॉमी में डाउन आ गया। ठीक है, इसराइल पैलेस्टीन वॉर हो गया, उससे इकोनॉमीज में डाउन आ गया, शेयर मार्केट गिर गया। ठीक, तो कुछ इनएक्यूरेसीज भी रहती है, अनसर्टेनिटीज रहती है, जिनकी वजह से इनएक्यूरेसी भी क्रिएट होती है कि आपने सोचा था कि ये मैं 4 प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग इनको इतने महीनों में कवर कर लेंगे, वो नहीं हो पाया। ठीक है, इकोनॉमिक एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, कि कई बार आप एम्प्लॉयज को फ्रेशर्स को एम्प्लॉयज को हायर करते हो, अब वो चीजें सीखते हैं 6 महीने 1 साल 2 साल, फिर छोड़ जाते हैं, फिर आपको दोबारा एम्प्लॉय हायर करने पड़ते हैं, उनको सिखाने पड़ती है चीजें, तो वहां पे भी एक दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको नए एम्प्लॉय तो हायर करने होते हैं, लेकिन जो करंट एम्प्लॉय हैं उनको भी रिटेन करके रखना होता है, वरना सारी प्लानिंग खराब हो जाती है। इनएफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन कई बार इंफॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट नहीं मिल पाती है, प्रॉपर नहीं मिल पाती है, कि उसकी वजह से प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है। और टाइम एंड एक्सपेंस, एचआर प्लानिंग जो होती है हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती है, ये सिर्फ बड़ी ही ऑर्गेनाइजेशन कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, जिसके लिए आपको अलग से बंदे हायर करने पड़ते हैं, और मतलब एचआर डिपार्टमेंट भी अलग बनाना पड़ता है पूरा, और इसमें एक्सपेंस मतलब खर्चे भी उठाने पड़ते हैं, तभी आप इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, और आगे आपके मैं लेक्चर में डाउनलोड वीडियो बना ही रहा हूँ, जल्दी वो भी डाल दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।